हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पाठ पहला हमारा था भोजन के घटक। तो हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया था, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कर लिए थे, एमसीक्यूज भी कर लिया था, और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो आज हम अपने पूरे चैप्टर को एक बार शुरू से लेके अंत तक, क्लास तक पूरा देखेंगे। बीच में कोई भी डाउट अगर आपको आए होंगे तो हो सकता हो वो आज क्लियर हो जाए, और अगर अभी भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था हमारा परिचय। हम अपने पाठ में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हम क्या क्या पॉइंट्स को, किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक था या कहीं है वो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। फिर हमको पता चलेगा कि हमारे खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक हैं। तो ये पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं आखिर, ये हमको पता चलेगा। उसके बाद हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि संतुलित आहार से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अभावजन्य रोग की। संतुलित आहार जब हम जान लेंगे तो हम ये जानेंगे कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं, अभावजन्य रोग हमें हो कैसे जाते हैं, किस चीज़ की कमी जो है वो हमारे शरीर में अभावजन्य रोग को पैदा कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर ही चुके हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी एक्सरसाइज अभ्यास में आ जाती हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने पाठ का पूरा एक बार का रिवीजन, ओके। तो चलो इसके आगे देखते हैं। अगर मैं बता दूं, यहाँ पे आपको भोजन की एक थाली दिखाई दे रही है, तो यही हमारे जो भोजन हम लेते हैं, हम इन्हीं के घटकों की बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही है भोजन के घटक, ठीक है। तो हम इसके घटक की ही बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है हमारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे खाद्य पदार्थों में होता क्या क्या है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं या जिन पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको बता चुकी हूं मैं कई बार कि खाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जब हम पाठ को समझ रहे थे, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि भोजन क्या होता है। भोजन एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है। तो खाद्य पदार्थ वही होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। और जो जिन्हें हम खा सकते हैं वही हम क्या कहलाते हैं, वो हमारा भोजन कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं पोषक तत्वों पे। खाद्य पदार्थों में कुछ आवश्यक घटक होते हैं, यह घटक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम भोजन लेते किस लिए हैं, भोजन से क्या लाभ होते हैं हमें। तो भोजन में कुछ घटक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं, और इन्हीं घटकों को क्या कहा जाता है, इन्हीं घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आया। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे हमारी क्रियाकलाप देखते हैं। हमारे चैप्टर में हम क्रियाकलाप नहीं देख पाए थे, तो हम यहाँ पर क्रियाकलाप देख लेते हैं। आगे से हम अपने पाठ का जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सारी क्रियाकलाप को हम वहीं देखेंगे। हमारे पार्ट 1 में जो हमारी क्रियाकलाप पहली थी उसमें इन्होंने बोला था कि विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। इन्होंने यहाँ पे हमको एक सारणी बना के दी थी, एक टेबल बना के दी थी। उसमें देखिए एक कॉलम था जिसमें था क्षेत्र और राज्य, इसमें क्षेत्र दिया हुआ था, राज्य दिया हुआ था। दूसरे कॉलम में दिया था अन्न का व्यंजन, किस अन्न का व्यंजन है, किस अन्न का खाना है।
इसके बाद दिया हुआ था दाल या मांस का व्यंजन। यहाँ पे किसी अनाज से बने व्यंजन की बात हो रही है, यहाँ पे दाल या फिर मांस से बने व्यंजन की बात हो रही है। फिर यहाँ पे इन्होंने सब्जियां दिया था कि उस राज्य में कौन सी सब्जियों को सबसे अधिक खाया जाता है। और फिर बात करें यहाँ तो वहाँ के हमें अन्य व्यंजन, किसी और चीज से बने व्यंजनों की बात की जा रही थी। तो देखिए इसमें इन्होंने हमको 2 कॉलम तो भर के दिए हुए थे, मतलब कि इन्होंने 2 क्षेत्र या 2 राज्यों के बारे में हमें वहाँ के क्या सामान्य भोजन की बात बता चुके थे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पंजाब। पंजाब जो है वहाँ किस अन्न का व्यंजन बनता है? तो सुना होगा आपने, पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस जो रहता है वो वहाँ पे लोग बोलते हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं, है ना। तो मक्के की रोटी, मक्का जो है वो एक तरह का अनाज है, तो मक्के की रोटी बनती है, मतलब कि किस अनाज का उपयोग किया जाता है? मक्के का अनाज उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम सब्जी की बात करें तो वहाँ पे राजमा चावल भी बहुत चलते हैं। राजमा अगर कहा जाए तो वो पंजाब से ही निकल के आया है ना। तो अगर हम यहाँ पे दाल मांस या सब्जी किसी ऐसी गीली चीज की बात करें तो क्या बनता है? वहां पे राजमा बनता है। तीसरा, सब्जियों में सरसों का साग। तो सरसों के जो पत्ते होते हैं उसे हम सब्जियों की तरह देखते हैं, तो यहाँ पर सरसों का साग किस में आ जाएगा? सब्जियों में आ जाएगा। अन्य व्यंजन की बात करें तो अन्य व्यंजन में वहां पे दही, क्योंकि दही की लस्सी बना के पी जाती है तो वहां पे दही का भी बहुत उपयोग होता है। साथ ही मक्के की रोटी हो, आलू का पराठा हो, सब में घी डलता है तो घी की भी बहुत बात होती है। ठीक है, तो अन्य व्यंजन में हमारे दही और घी आ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं दूसरे क्षेत्र या राज्य की, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी अन्न का उपयोग किया जाता है तो वो क्या होता है? वो चावल होता है। सबसे अधिक वहां पे चावल का प्रयोग किया जाता है। दाल मांस का व्यंजन की बात करें तो अरहर की दाल जो है वहां पर बहुत बहुत प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है। साथ ही वहां पे एक रसम करके एक डिश होती है जिसको बहुत ही चाव से खाया जाता है, चावल के भी साथ और अन्य चीजों के साथ भी खाया जाता है। ठीक है, अब हम अगर सब्जियों की बात करें तो वहां पर मेन मुख्यतः कौन सी सब्जी खाई जाती है? तो वहां पर देखेंगे कि कुंदरू की जो सब्जी होती है वो बहुत ही मुख्य रूप से बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य व्यंजन की बात करें तो मट्ठा, घी, अचार, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम हमको देखिए खाली मिला है, तो यहाँ पर कोई क्षेत्र राज्य हम बता सकते हैं। तो बताइए हम किस राज्य को चुने, हम किस राज्य की बात करें? यहाँ पर ऐसे कौन से राज्य को ले सकते हैं? आप अपनी मर्जी से किसी भी राज्य को ले सकते हैं। ये जो क्रियाकलाप है ये आपकी किताब में दी हुई है, तो आप भी इसको भर सकते हैं। ये पूरी सारणी आपकी किताब में भी दी होगी, एनसीईआरटी की किताब में। तो आप उसका जो खाली कॉलम मिले उसमें आप अपनी मर्जी का राज्य भर सकते हैं। मैं यहाँ पर भरती हूँ, एक काम करती हूँ, केरल को भरती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ केरल की बात। तो केरल में मैं क्या भर सकती हूँ? अन्न का व्यंजन अगर बात करूं तो यहाँ पर भी चावल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो मैं चावल ही लिख देती हूँ। अगर हम दाल मांस का व्यंजन करें तो यहाँ पर सांभर, जो कि किससे बनता है? दाल से बनता है। इसके अलावा मछली, यहाँ पर मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है। ठीक है, सब्जियों में बात करूं तो देखो मुझे सब्जियां तो नहीं याद आ रही, पर हाँ मुझे एक फल जरूर याद आ रहा है जो है नारियल। नारियल का प्रयोग यहाँ पर बहुत सारी चीजों में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य व्यंजन में अगर मैं लिखूं तो चटनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों की चटनी देखने को मिल सकती है। नारियल की चटनी, इमली की चटनी, अचार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जाना कि अलग अलग क्षेत्र में कैसे अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं हर जगह पे अलग अलग अन्न का प्रयोग हो रहा है, अलग अलग दाल या फिर मांस का प्रयोग हो रहा है। कहीं पे मांस अलग तरीके से खाया जा रहा है, कहीं मछली के रूप में ले रहे हैं, कहीं किसी अलग रूप में ले रहे हैं। सब्जियां आप देखेंगे तो देखिए कितनी सब्जियों में भी आपको विभिन्नता दिखेगी कि कहीं पे सरसों है, कुंदरू है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ चीजें मैच भी कर रही हैं, मिल भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो कैसी हैं? भिन्न भी हैं। तो हर राज्य के अलग अलग क्या होता है? भोजन होता है, वहाँ का जो प्रमुख भोजन होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा
कि हर एक क्षेत्र में हमको समान भोजन नहीं मिलेगा। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि भोजन के घटक जो लिए जा रहे हैं वो भी अलग अलग ही लिए जा रहे हैं, एक जैसा कोई नहीं लेता कि अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो सभी वही दाल चावल वही रोटी सब्जी खा रहे हैं, ठीक है। सब्जियों में विभिन्नता मिलेगी, दालों में विभिन्नता मिलेगी, तो सभी लोग अलग अलग पोषक तत्व, अलग अलग भोजन के घटक अपने भोजन में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न पोषक तत्व। अब हमने ये तो जान लिया कि पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो देखिए हमारे भोज्य पदार्थ में या हमारे भोजन में हम कहें तो कितने 6 चीजें होती हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं। अगर हम वृक्षांश को हटा दें अभी तो कितने 5 पोषक तत्व मुख्यतः होते हैं, जिनमें से पहला क्या है? पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारा प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है वृक्षांश, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पोषक तत्व हो गए। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारे कितने पोषक तत्व होते हैं और इनके नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब इन एक एक पोषक तत्वों को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे क्या होता है कि एक और क्रियाकलाप हमारे लिए आती है, ठीक है। हमने ये सारे पोषक तत्व जो देखे, इन पोषक तत्वों की जांच हम कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में कौन सा पोषक तत्व है? तो उसी पोषक तत्वों का परीक्षण करने के लिए हमें कई सारी जांचें दी गई हैं। चलिए देखते हैं कि वो जांचें कैसे की जा सकती हैं। देखिए पहले तो हमको क्या है, कुछ घोल तैयार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ तरह के घोल आपको बनाने की विधि दी हुई है, हम देख लेते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में, देखिए तनु विलयन क्या होता है कि बहुत ही पतला विलयन होता है, ठीक है। तो अगर हमें तनु विलयन बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम जल का प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि जल से आधी भरी परख नली, एक परख नली जो होती है वो टेस्ट ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब जैसी होती है, कुछ ऐसी दिखती है। ये यहाँ पे मोटी सी बनेगी लेकिन वो बहुत पतली सी होती है, ठीक है, इतनी बड़ी कुछ रहती है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, हमने इसमें क्या किया, हमने आधा क्या भरना है, हमें जल भरना है। तो हमने जल से आधी भरी हुई ले ली, ठीक है, परख नली, और उसमें क्या किया, कुछ बूंदे डालेंगे हम टिंचर आयोडीन, जो कि हमको मिल जाता है जब हम लेने जाते हैं। तो टिंचर आयोडीन के यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बूंदे डाल देंगे थोड़ी सी, और इन दोनों का क्या बनाएंगे, पतला सा घोल बना लेंगे, ठीक है, किसका, आयोडीन और जल का। तो ये क्या बन जाएगा, आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा, ये एक पहला घोल हमारा तैयार हो गया। अब हम एक दूसरा घोल बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अब हमको जो दूसरा विलयन लेना है वो किसका लेना है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल लेंगे। समझिए हमने इसमें एक और टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर जल ले लिया और इसमें 2 ग्राम हम क्या मिला देंगे, कॉपर सल्फेट मिला देंगे। तो इसमें जब हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है। और पहला वाला हमने क्या बनाया, आयोडीन का विलयन। ध्यान रखिएगा कौन सा है, फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी हम कैसे करेंगे। ये हो गया क्या, आयोडीन का विलयन। अब जो तीसरा, ये सेकंड था हमारा, ठीक है, यहाँ पे डाल देती हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम क्या देखेंगे, थर्ड वाला क्या है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब हमको एक कास्टिक सोडा विलयन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बीकर बनाती हूँ, इनको बीकर, टेस्ट ट्यूब, परख नली, मतलब ये सब बोलते हैं। इसमें मैंने 100 मिलीलीटर क्या ले लिया, जल ले लिया, और उसमें कितने ग्राम कास्टिक सोडा मिला दिया बेटा, 10 ग्राम मैंने कास्टिक सोडा मिला दिया। तो ये मेरा थर्ड वाला किसका बन गया, कास्टिक सोडा विलयन बन गया, ठीक है। अब इन तीनों चीजों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अभी जो हम अपने पोषक तत्वों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा। ये सारी चीजें देख ली। अब हम आगे वाली स्लाइड देखते हैं ना, उसमें क्या दिया है। अरे यार, क्लीन किया तो सब क्लीन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा,
कि पहला जो परीक्षण हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, हम पहला परीक्षण करेंगे हम मंड के लिए। मंड मतलब कि हम किसका परीक्षण कर रहे हैं, स्टार्च का। और स्टार्च की अगर बात होती है या मंड की बात होती है तो हम किसका कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। क्योंकि पता चला आगे प्रोटीन लिखा हो, वसा लिखा हो, आप बोलो मैडम कार्बोहाइड्रेट का तो हमने किया ही नहीं। तो ये जो परीक्षण हो रहे हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट के ही हो रहे हैं। चलो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है। अब जब हमें परीक्षण करना है तो हम जिस भी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री पर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किस पे, आलू पे कर रहे हैं या फिर हम चावल पे कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उस खाद्य पदार्थ को लेना है। अगर हम आलू ले रहे हैं तो पकाना नहीं है, हमें उसे कच्चा ही ले लेना है। तो कच्ची सामग्री का प्रयोग करेंगे, उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो यहां तक देखिए, अब मैं समझाती हूं कि क्या करते हैं। मैं ये क्लीन कर देती हूँ बेटा। देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ लिए, ठीक। यहाँ पर या तो खाद्य पदार्थ में हमारा क्या हो सकता है, चावल, तो हम चावल की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे। और या फिर कच्ची सब्जी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे हम आलू में परीक्षण कर रहे हैं तो हमने थोड़ा सा आलू ले लिया काट के। अब ये जो हमने आयोडीन का विलयन बनाया था, वो जो तनु विलयन हमने बनाया हुआ था, उसकी 2-3 बूंदें हम क्या करेंगे, उस आलू पे या उस चावल पे डाल देंगे, ठीक है। अब जब हमने उस पे ऐसे बूंदे डाली ड्रॉपर की मदद से, तो क्या होगा कि हमको नीला या काला रंग दिखेगा। अगर इस चीज पे, हमारे खाद्य पदार्थ पे, चाहे वो आलू हो चाहे वो चावल हो, काला या नीला रंग दिखता है, तो वो किसकी उपस्थिति दिखा रहा है, मतलब कि इन दोनों चीजों में क्या है, हमारा स्टार्च या फिर मंड उपस्थित है, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसकी उपस्थिति दर्ज कराएगा। अगर आपको काला या नीला रंग नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चीज इसमें उपस्थित नहीं है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट उस खाद्य पदार्थ में नहीं है। तो ये हमारा किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट, हमारा मंड का परीक्षण हो गया। अब इसके आगे दूसरा परीक्षण देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरा परीक्षण देखें तो इन्होंने बात की है दूसरा प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब आप करिए प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, ठीक है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंदें जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब यहाँ तक किया क्या, यहाँ तक क्या किया कि जब प्रोटीन का परीक्षण करना था हमें, तो हमने क्या किया, जिस भी खाद्य पदार्थ पे हमें करना था, हमने उसकी थोड़ी सी मात्रा ले ली। अगर वो पदार्थ कैसा है, ठोस है, अगर वो बहुत ज्यादा ठोस है तो पहले तो हमको उसको क्या करना है, अगर वो गीला है तो उसका पेस्ट बना लो, अगर वो सूखा है तो उसका चूर्ण बना लो। मतलब कि हमको उसकी कैसी बारीक ठोस रूप में हमें नहीं उसका उपयोग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो जो हमने पीस के पेस्ट बनाया है या फिर चूर्ण बनाया है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसको हम एक साफ परख नली में, परख नली मैंने क्या बताया, ऐसी जो टेस्ट ट्यूब दिखती है, ठीक है, इसमें हम उसकी मात्रा को ले लेंगे और उसमें 10 बूंद जल डाल करके उसका भी क्या बना लेंगे, विलयन टाइप का बना लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बना लेंगे हम। अभी जो विलयन बन जाएगा, समझ लीजिए यहाँ मैंने पानी के साथ किसी खाद्य पदार्थ को ले लिया, अब वो इसमें मिल गया है, विलयन बन गया इसका। अब आगे क्या करेंगे, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। हमने वो जो 2 सॉल्यूशन बनाए थे, हमने जो 2 इससे पहले विलयन बनाए थे ना, एक कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया था और एक कास्टिक सोडा का विलयन बनाया था, उसकी कितनी मात्रा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद किसकी, कास्टिक सोडा की। ये इसी परख नली में हम क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से हिला करके कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए।
अब उसको अच्छे से मिला लेना है, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, और फिर उसके लिए हमें क्या करना है, उसको कुछ मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगे। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, देखिए इस बच्चे के हाथ में ये जो दिख रहा है ये परख नली है। ठीक है, ये उसके पास कॉपर सल्फेट का विलेन है, ये कास्टिक सोडा का विलेन है, और ये ड्रॉपर है, और वो ड्रॉपर की मदद से क्या कर रहा है, इनको डाल रहा है। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज बहुत छोटी सी और बारीक सी और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगी मैं। यहाँ पे देखिए एक अलग ड्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग ड्रॉपर दिख रहा है। हम जब भी किसी विलेन का प्रयोग करते हैं तो हमको हमेशा अलग अलग ड्रॉपर का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कॉपर सल्फेट का यूज किया हुआ ड्रॉपर से ही कास्टिक सोडा निकाल के डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट की कुछ मात्रा तो उसमें पहले से ही रहेगी और वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारा परीक्षण है वो गलत हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ऐसे परीक्षण के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे क्या होता है, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो बेटा क्या होगा, जब कुछ देर तक हम उस परख नली को रख देंगे तो उसमें हमें बैंगनी रंग दिखने लगेगा। ठीक है, और अगर बैंगनी रंग दिखने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है। और अगर हमें बैंगनी रंग नहीं दिखता है तो इसका अर्थ है कि उसमें उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा नहीं है। तो इसी तरह से दूसरे खाद्य पदार्थों में भी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। चलिए एक और परीक्षण देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है वसा के लिए परीक्षण। हमने किस किस के परीक्षण कर लिए, हमने कर लिया मंड के लिए परीक्षण, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, दूसरा हमने प्रोटीन के लिए परीक्षण भी कर लिया। अब हम जो देखेंगे वो क्या है, वसा के लिए परीक्षण। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, वही सेम काम किया, किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अब कागज का एक टुकड़ा लेंगे, उसमें उसको रखेंगे, बढ़िया पैक कर देंगे और फिर कूटना है उसको। ध्यान रखें कागज फट ना जाए, और इतनी तेजी से भी नहीं कूटना है कि कागज फट जाए और सारी चीजें बिखर जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो अब क्या होगा, जब हमने कागज में उस खाद्य पदार्थ को लपेट कर कूटा, फिर उस खाद्य पदार्थ को हटाएंगे, उस कागज को उठाएंगे, उसमें हमको अगर धब्बा दिखता है, ठीक है, और उसको एक काम करना और ऊपर उठा के ऐसे सूरज की रोशनी की तरफ रखना, तो क्या उसमें से रोशनी आती हुई दिखेगी। तो ये जो धब्बे हैं ये किस चीज को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उस खाद्य पदार्थ में वसा था। अगर मैं बताऊं तो वो जो धब्बे हैं वो तेल के धब्बे होंगे, वो तेल के धब्बे जैसे निशान उस कागज पे दे देंगे, और उसमें से प्रकाश अगर आ सकता है तो मतलब कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित था। ठीक है, तो वसा का भी परीक्षण आपको समझ आ गया। चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे देखो एक सारणी बनी हुई है, एक टेबल टाइप की दी है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। अब हमें यहाँ ये बताना है, यहाँ पे खाद्य पदार्थ कुछ कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं, मंड, प्रोटीन, वसा। क्योंकि हम किन 3 के परीक्षण कर रहे थे, हम इन्हीं 3 के परीक्षण कर रहे थे। यहाँ पर जो कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि किस खाद्य पदार्थ में इन तीनों में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो देखो कच्चा आलू की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा उपस्थित है, हाँ में लिखा हुआ है ना, तो ये मंड है। ठीक है, अगर मंड उपस्थित है तो हम क्या लिखेंगे, हाँ। अगर ये सब उपस्थित नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, डैश डैश। ठीक, अगर हम दूध की बात करें तो दूध में तो मंड नहीं है, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। और प्रोटीन उपस्थित है क्या, हाँ, तो हम यहाँ पे हाँ लिख देंगे। वसा, तो वसा में हम ऐसे लगा देंगे। इसके साथ मूंगफली का, तो यहाँ पे मूंगफली में मंड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर वसा सबसे ज्यादा है। ऐसे ही बिना पके चावल के चूर्ण पे अगर हम करेंगे तो देखो इन तीनों में से कौन सा परीक्षण आएगा, इसमें मंड का परीक्षण आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन और वसा हमको इतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में क्या मिलेगा, उसमें मंड मिलेगा। ऐसे ही पके हुए चावल की करेंगे तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा, मंड मिलेगा। सूखे नारियल की करेंगे
तो उसमें हमको क्या मिलेगा सूखे नारियल में? वसा, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगा? तेल। और तेल जो होता है, तेल में कौन से पोषक तत्व होते हैं? उसमें वसा उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखें टेबल ए, आगे देखते हैं, बिना पकी अरहर की दाल। अगर अरहर की दाल पे हम करेंगे तो क्या आएगा? मंड आएगा कि प्रोटीन आएगा कि वसा आएगा? क्या आ सकता है? इसमें प्रोटीन आएगा। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन। किसी सब्जी का एक टुकड़ा लेंगे तो उस सब्जी में क्या हो सकते हैं? उसमें मंड भी उपस्थित हो सकता है। और उसमें मंड जहां तक है, जैसे मैं आलू की बात करूं, आलू हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? मक्का हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा? मंड हो जाएगा। किसी फल का एक टुकड़ा, अब अगर हमने ऐसे किसी फल को उठा लिया जैसे कि सेब, केला, इनमें भी क्या होता है? इसमें भी मंड निकल जाएगा। ठीक है, उबले अंडे को अगर हम निकालेंगे, उबले अंडे के सफेद भाग पे अगर हम करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे परीक्षण जो है आराम से हम अपने घर में भी इन सारे विलयन के साथ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं किसी एक चीज में एक ही तरह का पोषक तत्व मिले, कभी कभी किसी एक ही खाद्य पदार्थ में 2 या 2 से अधिक भी पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो इसका परीक्षण आप करके बताइए कि क्या आपने किया और आपको क्या मिला, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। हमने अपने 6 पोषक तत्व देख लिए थे और अब हम एक एक पोषक तत्व को अच्छे से देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। हमारे भोजन में ये मंड अथवा शर्करा या फिर ग्लूकोज के रूप में होता है। हमारे शरीर में अब ये किस रूप में होता है? या तो मंड के रूप में होता है या फिर ग्लूकोज के रूप में होता है, मतलब कि शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें मंड और शर्करा होती है, उन भोजन को हम क्या कहते हैं? उन भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो किस किस में होता है? चावल में, बाजरा में, आलू, गन्ना इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिखाई दे रही है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत आपको दिख रहे हैं। बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। अब देखो इसमें ये जो हमको अन्न, अनाज दिख रहे हैं या सब्जियां दिख रही हैं, इसमें तो क्या है? इनमें तो मंड है। ठीक है, हमको दिख रहा है। और ये जितना ये गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये मीठे वाले हो जाते हैं, इनमें क्या मिल जाएगी हमको? शर्करा। ठीक है, तो शर्करा मिल गई। तो ये इन दोनों रूप में इस तरीके से हमारे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। आगे देख ले दूसरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हो गए? मटर, सोयाबीन, मांस, दालें, पनीर, दाल इत्यादि। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है? इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि करने के लिए होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कौन सा भोजन कहते हैं? इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और शरीर वर्धक भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन हमको किस किस चीजों से मिल जाता है? मटर से मिल जाता है, सोयाबीन से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, दालों से मिल जाता है, पनीर से मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2 स्रोत दिए हुए हैं प्रोटीन के। एक होता है पादप स्रोत, मतलब कि पौधों से, और दूसरा होता है हमारा जंतु स्रोत, मतलब कि जानवरों से। तो हमको प्रोटीन दोनों जगह से मिलता है। हमें पौधों से भी प्रोटीन मिल जाता है और जानवरों से भी प्रोटीन मिल जाता है। अगर पौधों के से मिलने वाले प्रोटीन की बात करें तो ये किस रूप में मिलता है? मटर, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सारी चीजें हमको क्या देती हैं? प्रोटीन देती हैं हमारे शरीर को। और अगर हम जंतु स्रोत की बात करें, जानवर से मिलने वाली चीजों की बात करें तो इसमें आ जाएगा मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? जंतु स्रोत से मिलने वाले प्रोटीन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन समझ आ गया, प्रोटीन के स्रोत समझ आ गए। आगे देखें, चलिए आगे हम बात करेंगे वसा की। तो वसा क्या होते हैं? वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट भी क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। वसा भी क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, इसे भी
ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। इसी वजह से वसा को भी क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब वसा के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसी चीजें जिनसे हमें तेल मिलता है, ऐसी चीजें जिसमें क्या होती है, चिकनाई होती है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वसा के स्रोत, जैसे मूंगफली, तेल, मछली, घी, दूध, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, वसा के स्रोत हो गए। यहाँ पे आपको इनके भी दो तरह के स्रोत देखने को मिलेंगे, एक कौन से, जो पौधों से प्राप्त होते हैं, दूसरे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से हमको क्या मिल जाती है, मूंगफली, तो हम मूंगफली भी खाते हैं और मूंगफली का तेल भी प्रयोग करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं बादाम, तो बादाम का तेल भी हम यूज करते हैं और बादाम को भी खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नारियल का तेल है, तो नारियल भी खाते हैं, नारियल का तेल भी खाते हैं। यहाँ पे सरसों का तेल, सरसों के बीजों का भी प्रयोग करते हैं हम, सरसों के तेल का भी करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें पौधों से मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्या है, सोयाबीन का तेल, गिरी तिल, ये सारी चीजें क्या हो गई, पादप स्रोत से जो वसा हमें मिलता है, ये वो हो गए। अगर हम जंतु स्रोत की बात करें तो जंतुओं से कहाँ मिलता है, देखिए मांस में होता है, मछलियों में होता है, घी में होता है, दूध में होता है, क्रीम में होता है, अंडे, मक्खन, इन सभी चीजों में क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। तो वसा के स्रोत देख लिए, वसा समझ लिया, आगे चलिए आगे अब हम बात करेंगे विटामिन की, ठीक है। तो विटामिन भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं, उतने ही जरूरी पोषक तत्व हैं जितने की क्या है, हमारे लिए वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर हमें ऊर्जा देने वाले भोजन तो मिल गए, हमारे शरीर की वृद्धि करने वाले तो मिल गए, लेकिन अगर हमने ऐसी चीजें नहीं खाई, हमारे भोजन में, हमारा जो आहार है, अगर उसमें विटामिन नहीं हुआ तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करेगा, तो हमारे शरीर की रक्षा जो है वो करते हैं विटामिन, ठीक है। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो ना सिर्फ ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे शरीर के कुछ अंगों की भी ये क्या करते हैं, इनको भी उनकी मतलब वृद्धि में भी सहायता करते हैं और उनको क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, हमने जितने भी पोषक तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उनको हमने डायरेक्ट जान लिया, उनके स्रोत देख लिए। लेकिन जो विटामिन होते हैं ये एक ही तरह के विटामिन नहीं होते, ये कई तरह के विटामिन होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी। अब विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों के लिए जरूरी है। हर विटामिन का अपना अलग अलग विशिष्ट कार्य होता है, ये अपने अपने अंगों में कार्य करती हैं, उनको स्वस्थ रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं हम बात करें विटामिन बी की, तो भोजन को ऊर्जा में बदलने, नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने, जो हमारा भोजन है उसको किसमें बदलने में, ऊर्जा में बदलने में, इसका कार्य कौन करता है, विटामिन बी करता है। और अगर हम बात करें नई रक्त कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको भी नया बनाने में कौन सहायक होता है, विटामिन बी सहायक होता है। यहाँ हम विटामिन ए और विटामिन बी के स्रोत देख लेते हैं। विटामिन ए हमको किन किन से मिल सकता है, आम से, दूध से, मछली का तेल, गाजर, पपीता, इन सारी चीजों में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी के स्रोत क्या है, गेहूं, यकृत और चावल, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारे विटामिन बी के कुछ स्रोत हो गए। आगे बढ़ जाएं और भी विटामिन देखें। अब यहाँ आ जाता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो ये भी हमारे कुछ विटामिन है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी क्या करता है, तो भाई विटामिन सी जो होता है वो रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को की क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अगर कोई रोग हमें हो जाता है तो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाता है, वो विटामिन सी की वजह से हो जाता है, ठीक। इसी के साथ विटामिन डी को देखें तो विटामिन सी जो होता है, डी जो होता है वो हमारे अस्थियों व दांतों के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक। अब विटामिन ई की बात करें तो ये रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अब विटामिन ई क्या क्या करता है, तो भाई ये रक्त कोशिकाओं के लिए भी अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। ये इन सभी चीजों को क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो होता है ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हमारे शरीर में अगर कभी कट जाता है, लग जाती है चोट, तो रक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो उस रक्त का जो थक्का बन जाता है वो कंटिन्यू बहता ही नहीं चला जाता, रुक जाता है, वो कौन करता है, वो कार्य हमारे शरीर में विटामिन के करता है, ठीक है।
विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला है, वो एक समूह के रूप में, ठीक है, उसके अंदर कई सारे विटामिन आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो विटामिन हमको फलों से भी मिल जाता है, अनाज से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है, और दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनसे हमको क्या मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। यहाँ पे आपको विटामिन सी, विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। विटामिन सी संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सभी से हमको क्या मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी के लिए दूध, मक्खन, अंडे और मछली, ये सारी चीजें क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। बेटा इसी के साथ साथ जो धूप होती है उसमें भी विटामिन डी होता है, इसलिए कहा जाता है कि कुछ धूप जो है वो हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, हमारा शरीर धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी होता है। मतलब कि हमारा शरीर जो होता है वो धूप जब हमारे शरीर में लगती है तो वो उसको किस में बदल देता है, वो उसको विटामिन डी में बदल देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यहां तक देख लिया, चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे खनिज लवण और रुक्षांश। ठीक है, तो खनिज लवण की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। देखिए इसकी जो जरूरत है ये बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत अधिक भी नहीं होती लेकिन होती है, क्योंकि ये भी आवश्यक होते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अब हर खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर के लिए उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो रहता है। ठीक है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी है और हमारे उचित विकास के लिए भी है। तो इन दोनों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, खनिजों की आवश्यकता होती है। अगर खनिज लवण के स्रोतों की बात करें तो ये क्या होते हैं, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, लोह होता है, कैल्शियम होता है। अच्छा, ये लोह जो है इसे हम लोह डायरेक्टली नहीं बोलते, आयरन, लेकिन जरूर आपने सुना होगा कि इस चीज से हमको आयरन मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे किस में आ जाती हैं, ये हमारे खनिज लवण में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं खनिज लवण के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, जैसे दूध है और अंडा है, तो इनसे हमको क्या मिल जाएगा, दूध से बात करें तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। और कैल्शियम क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा एक तरह का खनिज। यहाँ पे देखो कुछ आपको फल और सब्जियां दिख रही हैं, तो जैसे पालक की सब्जी दिख रही है, पालक के पत्ते जो होते हैं इसमें क्या होता है, आयरन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, लोह। तो लोह बोले या फिर आयरन बोले, ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको कुछ सब्जियां दी हुई हैं, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे खनिज में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं रुक्षांश। रुक्षांश क्या करते हैं, हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। अब हमारे शरीर को न सिर्फ ये सभी पोषक तत्वों की बल्कि आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है, और साथ में किसकी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके और इनको, इन्हीं आहारी रेशों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम रुक्षांश बोलते हैं। यहां तक आपने देख लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब रुक्षांश के मुख्य स्रोत आ जाते हैं। ठीक है, हमने रुक्षांश देख लिया क्या होते हैं, कुछ आहारी रेशे होते हैं। अब रुक्षांश के स्रोत क्या क्या है, किससे मिलते हैं हमको ये आहारी रेशे, तो साबुत खाद्यान्न, अगर हम बात करें कुछ दालों की जो हम साबुत लेते हैं, तो ऐसे होंगी कुछ दालें, जैसे कि चना जो होता है उसको हम कभी कभी भिगो के साबुत भी ले लेते हैं। तो साबुत खाद्यान्न जो हो गए, दाल हो गई, आलू हो गए, ताजे फल हो गए और कुछ सब्जियां हो गई, इनसे हमको क्या मिल जाता है, इनसे हमको रुक्षांश मिल जाते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। अब देखो, इनसे हमको किसी भी तरह का पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, लेकिन ये जो है हमारे भोजन का क्या है, बहुत आवश्यक अवयव है। इसको भी हमें उसी तरह से लेना है जैसे हम बाकी सभी पोषक तत्वों को लेते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब क्या होता है बेटा, देखो जब पाचन होता है ना, जब पाचन की प्रक्रिया होती है, तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे शरीर को जरूरत होती है किसकी, ऊर्जा की। ठीक है, तो जब पाचन होता है तो हमारी ऊर्जा भी क्या होती है, खर्च होती है। लेकिन अगर हम रुक्षांश की बात करें तो रुक्षांश को पचने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम खाते जाते हैं तो ये बल्कि हमारे शरीर में क्या होता है, बिना ऊर्जा का प्रयोग किए पच जाता है, और बाकी जो भोजन होता है उसको भी क्या करना है, उसके पाचन में क्या करता है, सहायता करता है ये। ठीक है, और ये भोजन को
बाहर निकालने में भी उसकी सहायता करता है। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे रुक्षांश के मुख्य स्रोत हो गए। यहाँ पे आपको कुछ फोटो दिखेगी, जैसे कि अंकुरित चने या फिर अंकुरित दालें हैं, ये क्या हो जाती है, रुक्षांश होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आहारी रेशे मिलते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे आपको सलाद की फोटो दिख रही है, तो सलाद में कुछ सब्जियां यूज करते हैं हम, और इन सब्जियों में क्या होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ आया, आगे देख ले। चलो आगे अब हम बात करते हैं जल की आवश्यकता। भाई जितने जरूरी हमारे लिए सारे पोषक तत्व है, उतना ही आवश्यक हमारे लिए क्या है, जल है। ठीक है, तो जल जो होता है, जल की अगर हम बात करें, जल भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे पोषक तत्व हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करते हैं। अब हमने जितना भी खाना खाया, जितने भी पोषक तत्व लिए, उनका अवशोषण करने का कार्य कौन करेगा, उनका अवशोषण करने का कार्य जल करेगा। ठीक है, ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ चीजें जो पोषक तत्व होती है वो तो निकल जाता है, लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाते हैं। तो जल जो होता है उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करते हैं, शरीर की सहायता करते हैं। अब वो अपशिष्ट पदार्थ क्या है, या तो मूत्र के द्वारा निकल जाता है और या फिर पसीने के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, जल की पूर्ति हमारे शरीर में अन्य द्रव पदार्थों के रूप में भी होती है, जैसे जल, दूध, चाय आदि। अब जल की पूर्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हम पानी पीते हैं तभी जल की पूर्ति होती है, नहीं, हम पूरे दिन भर में कई ऐसे खाद्य पदार्थों को लेते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जल का प्रयोग किया जाता है, उनको बनाने में, पकाने में। तो उस तरह से भी क्या होता है, हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती रहती है। अगर मैं बात करूं चाय की, तो चाय जब हम बनाते हैं तो चाय में हम क्या करते हैं, पानी का भी यूज करते हैं, पानी का भी प्रयोग करते हैं। जब हम पानी का प्रयोग करते हैं तो वो जब चाय को पीते हैं तो उससे भी कुछ मात्रा पानी की हमारे शरीर में जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेली चाय बहुत सारी मात्रा में पीना शुरू कर दें। ठीक है, किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ जैसे दाल बनती है, चावल बनता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, पानी डाल के पकाते हैं, तो उससे भी जब हम खाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। इसके अलावा कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो जूस होता है, उनका रस होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, और जब हम उसको खाते हैं तो वो पानी की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये थी हमारे शरीर में जल की आवश्यकता। यहां तक समझ आया, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्रियाकलाप 3। अब हमारी यहाँ पे क्रियाकलाप 3 है जो हमको कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोल रही है। देखते हैं क्या है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले लें, ठीक है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो ये अब हमको जल से रिलेटेड, मतलब पानी से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं। इस एक्टिविटी में ये हमें बताना क्या चाहते हैं कि इस क्रियाकलाप को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या होता है, उसमें पानी होता है। तो इन्होंने यही कहा कि एक टमाटर ले लो या फिर एक नींबू ले लो, इसको काटो और खूब छोटे छोटे भागों में काटो। और जब आप काट रहे हैं तो क्या आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? अब जब आपके घर में कई सारी सब्जियां आती हैं, कई सारे फल आते हैं, जब उनको काटा जाता है, छीला जाता है या फिर मसला जाता है, तो हम क्या पता कर सकते हैं? हमको उसका निरीक्षण करना है, हमको उसे देखना है और ये जानना है कि क्या जब मैंने इस सब्जी को या इस फल को काटा या मसला तो इसमें से क्या पानी निकला। तो हमको ये सारी चीजें देखनी है और पता लगाना है कि उसमें पानी की मात्रा है या नहीं है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। अब इनमें से कई खाद्य पदार्थ तो ऐसे निकल जाएंगे जिसमें जल होगा ही होगा। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब कुछ खाद्य पदार्थ तो ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने दिया टमाटर, नींबू, है ना। तो कुछ फल भी है, जब हम जैसे तरबूज, खरबूज, जब हम इन्हें काटेंगे तो हमारे हाथ कैसे हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। तो कुछ हद तक तो जब हम इनको खाते हैं तो हमारे शरीर में जल की पूर्ति तो किससे हो जाती है? इन्हीं से हो जाती है। ठीक है, बाकी कुछ कहाँ से हो जाती है? जब हम किसी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, खाद्य पदार्थों को पकाते समय। और ये बात किसकी कर रहे होंगे? जरूर ये किसकी बात कर रहे होंगे? दाल या फिर चावल की, क्योंकि इसे बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इससे बनाने में भी हम जल का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सब्जियां भी होती हैं जिसको हम जल डालकर ही पकाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है।
ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटी आपको समझ आई? आगे चले। आगे अब हम बात करने वाले हैं संतुलित आहार की। ठीक है, हमने पोषक तत्व देख लिए, सारे पोषक तत्वों को भी जान लिया कि हर पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करता क्या है, लेकिन ये पोषक तत्व हम प्राप्त कैसे करें, ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को कैसे मिलेंगे? तो ये सारे पोषक तत्व हमें किससे मिलेंगे? संतुलित आहार करने से मिलेंगे। हमारे शरीर की उचित वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। अब क्या होता है, जब हमारा जो शरीर है जब ये वृद्धि और विकास करता है तो ये कैसे करता है? जब इसको सभी पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जिस आहार में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और पानी सम्मिलित है उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं संतुलित आहार की, तो हमारा संतुलित आहार कौन सा होगा? जिसमें सभी पोषक तत्व होंगे, साथ में क्या होगा? रुक्षांश होगा और जल भी होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा संतुलित आहार। अब संतुलित आहार में कैसा होना चाहिए? मान लीजिए कि हमने एक थाली ली और हम इसमें खाना लगाने लगे अपना, तो हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि हम सब्जी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं। हम ऐसे देखेंगे कि उसमें हमारे क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर हमने ले लिया प्रोटीन, फिर हमने ले लिया वसा, फिर क्या हो गया? बच क्या गया? विटामिन, विटामिन भी हों उसमें, और क्या हों? खनिज भी हों, और साथ में रुक्षांश भी हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें हमारे भोजन में दिखाई दे तो मतलब कि हम क्या ले रहे हैं? संतुलित आहार। साथ में क्या दिखना चाहिए? जल भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित आहार हो जाएगा। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करने के साथ साथ भोजन को उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, जिससे भोजन के पोषक तत्व तो नष्ट ना हो। अब भाई उचित तरह का भोजन तो ले लिया हमने वो सारे भोजन ले लिए जिसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, पर हमने उसे उचित तरीके से पकाया नहीं, क्योंकि खाना को जब पकाया जाता है तो कभी कभी या तो बहुत कम पका दिया जाता है या कभी बहुत अधिक पका दिया जाता है। तो क्या होता है, जब हम उसे धोते हैं या पकाते हैं तो उसके कुछ विटामिन और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी खाने को बहुत देर तक पका रहे हैं और उसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो होता है ना, वो ऊष्मा पाते ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो जिस भी खाद्य पदार्थ में अगर विटामिन सी है तो उसे बहुत देर तक हमको बहुत तेज आंच में नहीं पकाना चाहिए। साथ ही हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थों को काट के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि काट के धोने से क्या होता है? उसके अंदर के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ धुल के क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उसके आधे पोषक तत्व तो इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ भोजन लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसको पकाना भी बहुत आवश्यक है उचित तरीके से। आगे देखें, छिलका उतारकर सब्जियां या फल धोने से भी उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि छिलका उतार कर या फिर बहुत बारीक बारीक काट कर धोने से क्या होता है? उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब कोई भी पोषक तत्व ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो हम अपने भोजन में विटामिन ही विटामिन ले रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि किसी भी पोषक तत्व की बहुत ज्यादा अधिकता भी हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगी? हानिकारक। और अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई, हमें कोई चीज पसंद नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हमको ये वाली चीज, मान लीजिए कोई सब्जी है, उस सब्जी में से हमें बहुत अच्छे विटामिन मिल रहे हैं, पर हमें वो पसंद नहीं है, हम खाना ही छोड़ दिया हमने। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सब्जी खाते ही नहीं है, तो अब बेटा क्या हो रहा है? आपके शरीर में विटामिन या फिर कुछ खनिज की जो पूर्ति है वो हो ही नहीं पा रही है, और किसी भी पोषक तत्व की इस तरह से जो कमी होती जाती है वो किस में बदल जाती है? बाद में रोग में बदल जाती है। तो हमें ना तो किसी पोषक तत्व की कमी करनी है अपने शरीर में, और ना ही बहुत ज्यादा अधिकता करनी है। ठीक है, जैसे वसा के अत्यधिक सेवन से मोटापे की समस्या हो सकती है। जैसे कि अब अगर हम बात करें वसा की, तो वसा जो पोषक तत्व है, अगर हम बहुत ज्यादा वसा लेते जाएंगे तो ये किस समस्या में बदल जाएगा? ये हमारे शरीर में मोटापे की समस्या में बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आगे देख लें। अब हम आगे बात करते हैं अभावजन्य रोग की। हमने संतुलित भोजन की बात कर ली, अब आ जाते हैं अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रस्त हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बता रही थी कि अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो वो किस में बदल जाती है? वो एक रोग में बदल जाती है। ठीक है, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। अब
अब अगर हमारे भोजन में एक या फिर उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में रोग को बढ़ा सकता है या फिर कुछ विकृतियां दिखना शुरू हो जाएंगी और हम कैसे हो जाएंगे, बीमार रहने लग जाएंगे, कमजोर रहने लग जाएंगे। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को अभावजन्य रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक किसी एक पोषक तत्व की कमी से या एक या दो पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में बने हुए हैं और वो किसका रूप ले लेते हैं, रोगों का रूप ले लेते हैं, तो वो रोग क्या कहलाते हैं, वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा ये देखो, ये यहाँ पे एक प्रश्न में भी आ सकता है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो अभावजन्य रोग ऐसे रोगों को कहते हैं जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त ना होने पर वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि जैसे रोग हो सकते हैं। अब कैसे कैसे रोग हो सकते हैं, तो अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर हम सिर्फ प्रोटीन पोषक तत्वों की बात करें तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं जाती है तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा, हमारी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन कैसा भोजन होता है, प्रोटीन होता है शरीर वर्धक भोजन, है ना, और जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो शरीर की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी, होगी ही नहीं। इसके साथ ही क्या होता है, चेहरे पे सूजन आना, बालों का रंग जो है वो भी उड़ जाना, मतलब सफेद होने लगना, बाल सफेद होना। इसके साथ ही जो त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो हमें किससे, प्रोटीन की कमी से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेकर की जा सकती है। अब अगर हमको अभावजन्य रोग को रोकना है या फिर ऐसे रोग जो पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में होते हैं तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए हम कैसा आहार ले सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि संतुलित आहार में सभी चीजें होती हैं, सारे पोषक तत्व हमको सही मात्रा में, उचित मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, एक सारणी दिख रही है जिसमें दिया हुआ है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या फिर विकार। यहाँ पे कुछ रोग दिए हुए हैं, कुछ विटामिन या फिर खनिज दिए हुए हैं और उन रोगों के लक्षण दिए हुए हैं। तो जो आइए जल्दी से फटाफट से हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में रह जाती है तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा, क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब कि हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारी किसकी कमी से होती है, ये सब विटामिन ए की कमी से होती है। आगे बात करते हैं विटामिन बी1 की। देखिए, बी1 आ गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन बी जो होता है वो किसके रूप में होता है, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, मतलब एक समूह के रूप में आपको मिलेगा। तो इसके अंदर कई सारे बी के वो आ जाते हैं, बी1 बी2 ऐसे करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं, विटामिन बी1 की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, इससे बैरी बैरी रोग हो जाता है। और बैरी बैरी रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर की वो कैसी हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। और जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा हमें महसूस नहीं होती। क्या होता है, हमको कमजोरी आने लग जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं। तो ये सारी चीजें किससे होती है, विटामिन बी1 की कमी से होती है। आगे देखें, और अभावजन्य रोग। अब आ जाता है विटामिन सी। तो देखो, विटामिन सी की अगर कमी हो गई हमारे शरीर में तो उससे क्या हो जाएगा, हमको स्कर्वी हो जाएगा। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसे लक्षण हमको दिखने लग गए कि हमको कट गया, बहुत दिनों तक भर ही नहीं रहा है, वो दूसरे तीसरे दिन सूख जाता है हमारा घाव, लेकिन अगर नहीं सूख रहा है और मसूड़ों से खून निकल रहा है, इस तरह की दिक्कतें अगर हमको दिख रही है तो मतलब हमको कौन सा रोग हो गया है, हमारे खाने में, भोजन में विटामिन सी की कमी हो गई है और हमको स्कर्वी रोग हो गया है ना। आगे बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकते हैं। अब रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं, तो रिकेट्स में क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारी जो अस्थियां होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होने की वजह से क्या होती है, वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो वही बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। इसके बाद हम कुछ खनिज देख लेते हैं। यहाँ तक हमने विटामिन की बात की, अब हम कुछ खनिज की कमी से होने वाले रोग देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है आपको कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दंतक्षय, मतलब कि इसकी कमी से ऐसे रोग होंगे जो हमारे डायरेक्ट हमारी अस्थियों को और दांतों को, दंतक्षय मतलब कि दांतों का खराब होना, दांतों को प्रभावित करेंगे।
अब इसके लक्षण क्या होंगे? कमजोर अस्थियां, दंतक्षय, वही चीज है कि हमारी अस्थियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी और हमारे दांत जो हैं वो खराब हो जाएंगे। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। आयोडीन भी क्या है? एक तरह का खनिज है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? एक घेंगा करके रोग होता है जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं, ये हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, इसमें गर्दन की जो एक ग्रंथि होती है वो क्या हो जाता है? उसमें सूजन आ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाती है। और अगर बच्चों में बात करें तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? मानसिक विकलांगता आ जाती है। मानसिक विकलांगता हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। शरीर की विकलांगता एक अलग चीज होती है और मानसिक विकलांगता एक अलग चीज होती है, ठीक है। अगर मस्तिष्क से विकलांग हो गए तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो आप खो बैठेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और खनिज की, जो होता है क्या? लौह। तो लौह में क्या होता है? कौन सा रोग हो सकता है? अरक्तता। अरक्तता का मतलब है रक्त की कमी, ठीक है। रक्त यानी खून की कमी। तो इसमें क्या हो जाता है? जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो क्या हो जाएगा? हमको कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका लक्षण यही है कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी अगर महसूस हो रही है या बहुत कमजोर हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें क्या है? अरक्तता हो गई है शरीर में। और अरक्तता हो गई है मतलब कि शरीर में किस चीज की कमी हो गई है? एक खनिज पदार्थ की कमी हो गई है। और वो खनिज पदार्थ कौन सा है? लौह, मतलब कि आयरन की कमी। तो ये सारणी आपको समझ में आ गई। अभावजन्य रोग कौन सी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, कौन से विटामिन या किस खनिज से होते हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाए, चलो। इसके बाद देखिए एक आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक में बना होगा। ये जो लोगो है ये आपको हर खाद्य पदार्थ के, हर जो भी खाने पीने की चीजें आप लेते हैं उसके पैकेट पे दिखाई देता है। तो ये जो होता है ये किसका लोगो होता है? देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा दिख रहा है आपको, फसई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकृत का अर्थ है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक के पोषक तत्वों को उत्तम बनाना। तो ये जो है ये एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिया हुआ लोगो है, जिसमें क्या होता है कि ये जो लोगो जिस भी चीज पे लगा दिख जाता है, इसका मतलब ये है कि इसको, इस खाद्य पदार्थ को पूरी तरीके से जांच लिया गया है। और उसमें जांच किस चीज की गई है? कि उसमें सभी पोषक तत्व हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह का लोगो है, आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारे जो हमारा पूरा पार्ट था उसका कंप्लीट रिवीजन था। हमने फटाफट से जल्दी से एक बार पूरे पार्ट को जितना पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप से। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी टॉप कोर्सेज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाते हैं। तो बच्चों, और अगर आप हमसे कोई अदर प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।